नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल पर हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो द पार्लियामेंट, हम लोग आज भारत की संसद के विषय में बात करेंगे। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम लोग इसकी बात करते हैं, तो याद रखना, अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 5 और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 79 टू 123, आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक हम लोग पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहला जो संसद है। संसद भारत में संसद बनना प्रारंभ हुआ वर्तमान में जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, वर्तमान में जो हमारा संसद भवन है, इस संसद भवन का बनना कब प्रारंभ हुआ मित्रों? तो इस संसद भवन का बनना प्रारंभ हुआ 1921 में। और इस संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो इस विषय में भी आप लोग जान लीजिए। इस संसद भवन का उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1927 को। 28 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन होता है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे, उद्घाटन किया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा। और लॉर्ड इरविन कौन थे, तो आप लोग जानते हैं, लॉर्ड इरविन उस समय के वर्तमान वायसराय थे। इसके बाद हम बात करें कि भाई हमारा जो संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन थे, तो संसद भवन के जो वास्तुकार हैं, संसद भवन के वास्तुकार, तो मित्रों संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो संसद भवन के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, और दूसरा नाम है हर्बर्ट बेकर। और एडविन लुटियंस संसद भवन के वास्तुकार थे, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो संसद होती है, संसद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग बात कर लीजिए। हम लोग इसके भी विषय में बात करते हैं। तो हमारे देश के अंदर संसद भवन को किन किन नामों से जाना जाता है, तो हमारे देश में जो संसद भवन के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। पहला नाम इसका केंद्रीय विधानमंडल, इसको हम लोग केंद्रीय विधानमंडल के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय विधानमंडल। इसको हम लोग व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, वो व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं, विधायिका के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं, इसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं। और
अंग्रेजी में जैसे लिखा हुआ पार्लियामेंट, तो हम इसको पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय विधानमंडल कह लीजिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका कह लीजिए, विधायिका कह लीजिए, या इसको संसद कह लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी आप याद रखना। यानी संसद का उद्देश्य क्या है, तो मित्रों संसद का उद्देश्य है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। आपसे यदि कोई पूछ दे कि भाई संसद के गठन का क्या उद्देश्य है, तो संसद के गठन का उद्देश्य है कानूनों का निर्माण करना। वर्तमान में आप लोगों को पता होगा भारत में नया संसद भवन बनाया जा रहा है, और जो नया संसद भवन है वो बनकर के अभी तैयार नहीं हुआ है। जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो हम लोग उसके विषय में भी बात करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। भाई जो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 79 की। तो आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का गठन लोकसभा, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होगा। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होगा, मिलकर होगा। संसद का गठन किस किस से मिलकर के होगा? संसद का गठन लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर के होगा। यानी संसद के कितने अंग होते हैं मित्रों? तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में जब किसी विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया जाता है, उसके उपरांत राज्यसभा से पारित किया जाता है, और पारित करने का जो अनुपात होता है, तो इसको भी आप याद रखना, 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है। और इसके उपरांत राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है, तभी कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो भारतीय संसद की एक बहुत ही अभूतपूर्व एवं महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण विशेषता यह है, भारत के संसद की महत्वपूर्ण विशेषता खूबसूरती क्या है? तो ये भी आप समझ लीजिए, भारत की संसद की खूबसूरती क्या है? तो मित्रों भारत के संसद की खूबसूरती ये है, जो इसे विश्व की अन्य संसदों से अलग करती है, कि भारत की संसद में राष्ट्रपति का शामिल होना भारत के संसद की खूबसूरती और भारत की संसद की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो भारत की संसद को विश्व की अन्य संसदों से अलग करती है। इस विषय को भी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी संसद है बेटा, संसद की प्रथम बैठक, संसद की जो प्रथम बैठक है, संसद की प्रथम बैठक का आयोजन कब होता है? तो संसद की प्रथम बैठक का आयोजन होता है 13 मई 1952 को। मित्रों हमारे देश के अंदर संसद की प्रथम बैठक का आयोजन होता है 13 मई 1952 को। तो हमारे देश के अंदर
15 अगस्त 1947 से लेकर के और 13 मई 1952 तक संसद के रूप में किस संगठन के द्वारा काम किया गया? तो मित्रों आप याद रखना, हमारे देश के अंदर अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में किसने किसने काम किया? तो हमारे भारत के अंदर अंतरिम संसद के रूप में काम किया संविधान सभा ने, संविधान सभा ने किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य किसने किया? तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया संविधान सभा ने। और संविधान सभा के द्वारा और क्या क्या काम किए गए? तो आप लोगों को पता होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया था। और इसके अलावा क्या किया गया? तो आप लोग मित्रों याद रखिएगा कि भारत के संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन भी अंतरिम संसद के द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाए कि अंतरिम संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंतरिम संसद के नाम से जाना जाता है भारत के संविधान सभा को, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की संसद की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो भारत की संसद को विश्व की अन्य संसदों से अलग करती है, तब आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत की संसद में राष्ट्रपति शामिल है और अन्य देशों की संसद में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। यही भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता है, यही भारतीय संसद की खूबसूरती है जो भारतीय संसद को विश्व की अन्य संसदों से अलग करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। विश्व में संसद की जननी किसे कहा जाता है मित्रों? तो आप याद रखना, विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो आप मित्र याद रखना, विश्व में संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। विश्व में संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को कहा जाता है। विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, वहां का जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, तो मित्रों सबसे बड़ा संविधान अमेरिका का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हम यदि आपसे पूछें कि भाई आप ये बताइए कि एक वर्ष के अंदर सामान्यतः संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष के अंदर संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष के अंदर संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला सत्र, दूसरा सत्र और तीसरा सत्र।
पहला सत्र जो होता है मित्रों वो होता है बजट सत्र। और बजट सत्र कब से कब तक चलता है तो आप लोग याद रखिएगा, बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर के और मई तक। इसके बाद दूसरा सत्र होता है और दूसरे सत्र को कहा जाता है मानसून सत्र। और मानसून सत्र की जो समय अवधि होती है ये होती है प्रायः जुलाई से लेकर के और सितंबर तक। जुलाई से लेकर के और सितंबर तक चलता है मानसून सत्र। इसके बाद तीसरा सत्र होता है और तीसरे सत्र को हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र की जो समय अवधि होती है वो क्या होती है मित्रों, तो शीतकालीन सत्र की जो समय अवधि होती है वो होती है नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर और दिसंबर में। इसके बाद हम आपसे अगर पूछें कि भाई ये बताइए किसी विधेयक के संसद में कितने वाचन होते हैं, तो मित्रों किसी विधेयक के संसद में 3 वाचन होते हैं। किसी विधेयक के संसद में 3 वाचन होते हैं। किसी विधेयक के संसद में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। किसी विधेयक के संसद में कितने वाचन होते हैं, तो मित्रों किसी विधेयक के संसद में 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। मित्रों प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में विधेयक के उद्देश्य के विषय में चर्चा होती है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, इस संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विषय की चर्चा की जाती है। संविधान संशोधन विधेयक के उद्देश्य पर चर्चा होती है। संविधान संशोधन विधेयक के उद्देश्य पर चर्चा होती है कि विधेयक क्यों लाया गया, विधेयक के उद्देश्य क्या हैं, इस बात पर चर्चा होती है प्रथम वाचन में। और द्वितीय वाचन में क्या होता है, तो द्वितीय वाचन में आप लोगों को पता होता है, द्वितीय वाचन में जो संविधान संशोधन विधेयक है वो समिति को सौंप दिया जाता है, संसदीय समितियों को सौंप दिया जाता है। और संसदीय समितियां इस विधेयक के विषय में चर्चा परिचर्चा करती हैं। इसके बाद तृतीय वाचन में क्या होता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तृतीय वाचन में इस विधेयक को संसद की पटल पर रखाया जाता है और संसद की पटल पर रखवा करके हर हाउस में, हर सदन में इस पर चर्चा परिचर्चा होती है। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। तो किसी विधेयक के हमारे संसद के अंदर कितने वाचन होते हैं, तो किसी विधेयक के संसद के अंदर 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है, इस विचार पर, इस बात पर चर्चा परिचर्चा होती है। और दूसरे वाचन में जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियां आपस में मिलकर के चर्चा परिचर्चा करती हैं। और तृतीय वाचन में उस संविधान संशोधन विधेयक को संसद की पटल पर रखवाया जाता है और संसद की पटल पर रखवाने के बाद संसद के अंदर उसके विषय में चर्चा परिचर्चा होती है। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी। सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, लेकिन कितने सत्र बाध्यकारी है, तो यह भी बात आप याद रखना। तो एक वर्ष के अंदर एक वर्ष के अंदर संसद के 2 सत्र बाध्यकारी हैं, ये भी बात आप लोग याद रखना। संसद के 2 सत्र बाध्यकारी हैं, 2 सत्र बाध्यकारी हैं, यानी कि 2 सत्र आयोजित होना
आवश्यक है और संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? मित्रों याद रखना, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो अधिकतम अंतर हो सकता है 6 माह का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है मित्रों? अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, अपर हाउस का मतलब है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के विषय में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा। राज्यसभा हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो राज्यसभा हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा का गठन की बात करते हैं। राज्यसभा का गठन मित्रों, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा किस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे? तो ये भी आप याद रखना, आर्टिकल 80 भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में हम लोग राज्यसभा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को। ऑर्गेनाइजेशन कब होता है, इसका कंपोजिशन कब होता है? तो होता है 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक कब होती है राज्यसभा की? तो मित्रों राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है 23 मई 1952 को। और यहीं पर यदि हम बात करें कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा नाम दिया गया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा नाम कब दिया गया? तो काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा नाम दिया गया 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको राज्यसभा के नाम से जाना गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है कि राज्यसभा होगी, भारत में एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो ये भी बात आप लोग याद रखना, राज्यसभा के जो अन्य नाम हैं वो क्या हैं? तो हम इसकी भी बात करते हैं। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन कौमा वरिष्ठ सदन, उच्च सदन कौमा वरिष्ठ सदन कौमा विशेषज्ञ सदन, कौमा विशेषज्ञ सदन, विशेषज्ञ सदन कौमा द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन
कौमा बूढ़ों की सभा, कौमा बूढ़ों की सभा, बूढ़ों की सभा, और इंग्लिश में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस। और स्थायी सदन, इसका एक नाम और होता है स्थायी सदन, इसको हम कहते हैं स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है अपर हाउस, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं अपर हाउस। और अंग्रेजों के जमाने में इसको क्या कहा जाता था मित्रों? तो अंग्रेजों के जमाने में इसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट हमारे यहां कैसी है? तो आप लोग समझ लीजिए, काउंसिल ऑफ स्टेट हमारे यहां उसी तरीके से है जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, उसी प्रकार से हमारे यहां राज्यसभा होती है। राज्यसभा को उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, विशेषज्ञ सदन, द्वितीय सदन, बूढ़ों की सभा और स्थायी सदन, इतने अन्य नामों से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। तो राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना। हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। तो भाई राज्यसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल 80 में दी गई है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मित्रों याद रखना, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी मित्रों वो होगी 250। और वर्तमान में कितनी है तो वो भी आप लोग याद कर रखना। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है। और इसमें से भाई 250, तो 238 जो होंगे वो स्टेट और यूटी से होंगे, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। और 12 जो सदस्य होंगे ये नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ये मनोनीत किए जाएंगे। और मनोनीत कौन करेगा मित्रों? तो मनोनीत करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, तो वर्तमान स्ट्रक्चर के हिसाब से 233 जो मेंबर हैं वो स्टेट और यूटी से हैं, और जो 12 सदस्य हैं ये हैं नॉमिनेट यानी मनोनीत, नॉमिनेट यानी मनोनीत। और मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आप लोग याद रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है मित्रों? तो राज्यसभा में होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है, जनसंख्या के
अनुपात में होता है, अनुपात में होता है। अगर कोई पूछ दे कि भाई राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो मित्रों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। और मित्रों याद रखना, ये जो 12 मेंबर हैं उनको किन क्षेत्रों से चुना जाता है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 80 का फर्स्ट कहता है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से चुना जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, तो आप लोग याद रखना वो 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है मित्रों कला, दूसरा है साहित्य, तीसरा है विज्ञान, साहित्य का मतलब लिटरेचर और साइंस, और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले जो लोग हैं, जो इलेक्टेड होकर के नहीं आ सकते हैं, और इनके अनुभव से हमारे देश का जो सदन है वो वंचित ना रहे, इनके एक्सपीरियंस हमारे देश को मिलता रहे, इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद जो राज्यसभा के अगले जो प्रकरण हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।